हेलो मेरे जवानों, कैसे हो? मजा आ रहा है? मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पे बेस्ड एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो हमें कवर करने ही चाहिए। जैसे कि मैंने टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 के साथ आपके साथ किया कि मैंने टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए। सेम ऐसे अब फाइनली हम लोग 4-5 लेक्चर्स में टॉपिक 3 खत्म कर चुके हैं। तो अब आइए आज उनके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाइए आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल के साथ टॉपिक 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के न्यूमेरिकल्स करने के लिए बोर्ड पे। अगेन मैं उसी अप्रोच के साथ आपके साथ चलूंगा। मैं प्रोजेक्टर की हेल्प से आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चंस चलाऊंगा एंड देन हम लोग उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हम लोगों ने क्या क्या मेन बातें चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के लिए। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से ई का फॉर्मूला पढ़ा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ई की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज था तो अवे ली, नेगेटिव सोर्स चार्ज था तो टुवर्ड्स ली। अगर कोई पॉइंट पर हमें ई पता है और वहां पर अगर कोई चार्ज आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना, Q इंटू ई। अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो ई की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ई के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या ये बातें क्लियर है? हम लोगों ने इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा। P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। पी की जो डायरेक्शन थी वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू ली, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन। देन हम लोगों ने फील्ड लाइंस पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द डिटेल्स क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ओके, मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूं कि हम लोग न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले उन अप्रोच को एक बार देख ले। ओके, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा कि एक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फॉर्मूला याद करते हैं, 2kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आया था, जो स्पेशल क्या बन गया था, 2kp बाय आर क्यूब, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सियल पॉइंट पे ई p के पैरेलल आया था। इक्वेटोरियल पॉइंट पे याद करो, ई का फॉर्मूला बना था kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, जो बन गया था kp बाय आर क्यूब। ओके, और यहां पर हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो ई की डायरेक्शन होगी वो पी के अपोजिट होगी। फिर हमने देखा अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कितना, पीई साइन थीटा। पी क्रॉस ई से पता लग रहा था कि टॉर्क की डायरेक्शन पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर होगी। हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस पीई कॉस थीटा। अगर डाइपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्विक रिवीजन के बाद एग्जांपल्स के साथ। तो एग्जांपल 1.8 सबसे पहले मुझे दिया हुआ है। मुझे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है एक ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूरी होनी चाहिए, तभी तो वो फोर्स यू लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ध्यान से सोचो। Okay, the direction of field is reversed without changing its magnitude and now a proton falls through the same distance. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये कर दी गई और अब प्रोटॉन गिर रहा है। कह रहा है डिटरमाइन द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस एंड कंपेयर द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस में उसने मेरे को कहा कि एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है कुछ इस तरीके से, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही होगी, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है लेट्स से ये। ओके, गिर रहा है मतलब फॉल, मतलब हम मान के चलेंगे शुरू में किस पे, रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे गिवन है एंड मुझे डिस्टेंस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं दिस मच मीटर। ओके, आपको कैलकुलेट करना है कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, आपको टी फाइंड करना है मेरे बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाय एम। क्या ये सोच पा रहे हो? इतना तो हम थ्योरी में कॉन्फिडेंस रख चुके हैं, क्यू ई बाय एम, एम ए बराबर क्यू ई और बराबर फोर्स। सो क्या मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है?
क्या ई का मैग्नीट्यूड पता है? क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वहां पर आपको ये गिवन होती है वैल्यूज, लेकिन हम इतनी बार इनको यूज कर चुके थे कि हमें इनकी वैल्यूज लर्न हो चुकी है। क्यों? ये है जी इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मैं इन दो वैल्यूज को यूज करके ए कैलकुलेट कर लूंगा। एस मुझे पता है, ए मुझे पता है, एंड इलेक्ट्रॉन इनिशियली किस पे है? रेस्ट पे है। तो क्या एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, यूटी तो जीरो हो गया, क्या मैं कह सकता हूं 2s अपॉन ए इज टी स्क्वायर एंड टी इज √2s बाय ए। चेक करो, एस हमारे पास है, ए हमारे पास है। कैन यू कैलकुलेट टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन? अप्रोच समझ में आई है मेरे बच्चे? कैलकुलेशंस आप सभी लोग कर सकते हैं, मेरा काम अप्रोच समझाना है। सेकंड केस में इसी फिगर में कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी, अब प्रोटॉन गिर रहा है। सब कुछ सेम अप्रोच चलेगी, बस फर्क क्या हो जाएगा, जहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास लिया था प्रोटॉन का सोचूंगा। ई अभी भी वही रहेगा, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, एस अभी भी वही रहेगा, टाइम फाइंड करना है। नाउ एक्सेलरेशन के लिए नाउ क्यू ऑफ पी और मास ऑफ पी हो जाएगा प्रोटॉन। क्यू ऑफ प्रोटॉन तो वही आएगा जो इलेक्ट्रॉन का क्यू है, और ध्यान रहे मैग्नीट्यूड पुट करना है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, आपको वैल्यू ऑफ चार्ज पुट करना है। सो आपके पास अगेन एक्सेलरेशन आ गया। अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टाइम कितना होगा? क्या ये बात समझ में आई है? नाउ कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ ही गया, तो हम जरा देखते कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है, उससे क्या पता लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा वो 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स लगा है। प्रोटॉन को जो टाइम लगा है वो 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड लगा है। दैट मीन्स किसको टाइम ज्यादा लगा है? ध्यान से सोच के बताना। इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगा है, प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगा है। सोच सकते हो क्यों? ध्यान से सोचो। क्योंकि एक्सेलरेशन उसका कम होने वाला है जिसका मास ज्यादा होगा, एंड प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम आया। जिसका एक्सेलरेशन कम है वो ज्यादा टाइम लेगा, एंड वही हमें दिख रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हमने डिस्कस करा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। डन है? रब कर दूं, अगले पे बढ़े। चल, एग्जाम्पल 1.9। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 जिनका मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम और 10⁻�8 माइनस में कूलम है। कह रहा है कि ये दोनों 0.1 मीटर अपार्ट पड़े हैं, तो जो वो कह रहा है पहले तो वो बना लेते हैं। एक पड़ा हुआ है जी -10⁻⁸ कूलम, एक बना हुआ है 10⁻⁸ कूलम, तो ये तो जरूर डाइपोल है। ओके, उसने वर्ड यूज नहीं करा डाइपोल, लेकिन हमें तो पता लग रहा है कि इट इज अ डाइपोल। सेपरेशन ये दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी शोन इन फिगर। एक्चुअली फिगर हमें गिवन है, इस फिगर में कह रहा है ए बी और सी पर। तो हम एक एक करके चलते हैं, पहले ए पे सोचते हैं। ए बिल्कुल मिड पॉइंट दे रखा है और मुझे कह रहा है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो मैं क्या करूंगा? मैंने 5 स्टेप्स बताए थे ऐसे में। पहला, कहां पर फील्ड निकालनी है? ये रहा जी। इस पे फील्ड किस किस की वजह से होगी? इन दोनों की वजह से। तीसरा स्टेप, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बनाओ। इसकी वजह से ई टुवर्ड्स होगा, इसकी वजह से ई अवे होगा। बेटे जिस पॉइंट पर आप ई की डायरेक्शंस दिखा रहे हो, जिस पॉइंट पर आप ई फाइंड कर रहे हो, एरो उस पॉइंट से स्टार्ट करना प्लीज। ओके, सो ए से, इस पॉइंट से ए से इसकी तरफ, इससे अवे, तो ए से एरो स्टार्ट करना है ना। तो दोनों की वजह से डायरेक्शन ये आई। चौथा स्टेप, दोनों की वजह से ई के मैग्नीट्यूड लिखो। ई का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा? पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वैल्यू रखना सिर्फ चार्ज की, अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस 0.05 हो जाएगा ना। ये मैग्नीट्यूड है पहले वाले का, चेक करो क्या दूसरे वाले का भी यही नहीं आएगा? क्यू भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, एंड दोनों इसी तरफ है। तो क्या इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो सिंपली ट्वाइस ऑफ दिस नहीं आ जाएगा? और यूनिट क्या लिख दूंगा? एंड डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, इसको नाम दे दो कुछ, Q1,
Q1 नाम दिया हुआ था टुवर्ड्स Q1, ओके, या फिर बोल दो टुवर्ड्स -10 टू नेगेटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर है? चलो बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट के लिए दोबारा सोचते हैं, देखते हैं फिगर कहां बनी हुई है। बी पॉइंट ये बैठा, तो ये है जी हमारे पास डाइपोल, माइनस इतना प्लस इतना, ये 0.1 मीटर डिस्टेंस है। नाउ यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो इससे 0.05 मीटर पे दे रखा है। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से टूवर्ड्स, इसकी वजह से अवे, दोनों की वजह से मैग्नीट्यूड निकालूं? क्या आप निकाल सकते हो? E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 के लिए देखो, K Q अपॉन, देखो 0.1 और ये ऐड हो जाएगा, कितना बन गया? अब इस बार ध्यान से सोचो, ऑब्वियसली E1 की वैल्यू बड़ी है और दोनों अपोजिट दिख रहे हैं, तो मैं E1 में से E2 के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड आई विल गेट द रिजल्ट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? E1 और E2 में से कौन बड़ा है? E1, तो नेट डायरेक्शन किस तरफ आने वाली है? अगेन टूवर्ड्स द चार्जेस, या टूवर्ड्स द डाइपोल बोल सकता हूं मैं, या टूवर्ड्स राइट भी लिख सकते हो आप फिगर के अकॉर्डिंग। क्या है बात क्लियर है? सी पार्ट देखो, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी निकालना है। सी के लिए बनाते हैं, सी कहां पर दिखा रखा है देखो, एक ये है, एक ये है, और यहां पर कहीं दिखा रखा है हमें सी वाला पॉइंट, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से टुवर्ड्स, इसकी वजह से अवे, ओके। मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, यहां पर 2e cos थीटा आ जाएगा। मैं जानबूझ के ये सब जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या ये वही सब नहीं है जो हमने डेरिवेशन में किया? तो अब ध्यान से देखो, e की जो वैल्यू आई किसी भी एक से वो पुट कर दूंगा, cos थीटा क्या होगा? थीटा ये होता था, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या पुट कर दोगे? ये 0.05 है, 0.1 है, या डायरेक्ट सोचो ना, cos 60 डिग्री तो है, थीटा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सिंपल e आ जाएगा, एंड डायरेक्शन आप बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम? सभी को क्लियर है बच्चे? इसी क्वेश्चन को तो एनसीईआरटी ने एक तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रैक्टिस करवाया है इस एक एग्जांपल से। मैं इसी क्वेश्चन में ना, फर्स्ट पार्ट में तो जो हमने अप्रोच करी वो सही थी, मैं सेकंड और थर्ड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता था, क्योंकि ये डाइपोल है। तो अगर ये डाइपोल है तो ये इसका एक्सियल पॉइंट है, मैं एक्सियल पॉइंट वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, मैं इक्वेटोरियल वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता था। बस ध्यान क्या रखना है कि जो फॉर्मूलाज थे उनमें आर क्या था? डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस था। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि जब आप आर पुट करोगे एक्सियल के लिए तो वो 0.1 है। यहां पर जो आर होगा वो ये है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको पता है ये 60 डिग्री है, यू कैन कैलकुलेट दिस एंड देन यूज आर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कौन सा? एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। एग्जाम्पल 1.10 मिस हुआ है कोई एग्जाम्पल या हो गए? 1.9 ही था ना पिछला? हाँ चलो, एग्जाम्पल 1.10 कह रहा है दो चार्जेस है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो ठीक है, तो डाइपोल है, 5 mm अपार्ट पड़े हैं, ठीक है, 2a की वैल्यू दे दी। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अगेन इंग्लिश आने जाए, अंग्रेजी क्या कह रहा है? एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। डाइपोल की एक्सिस पे सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, बेटे आर दे दिया, डाइपोल के दोनों क्यू दे रखे हैं, आपको डिस्टेंस 2a पता है, q और 2a पता है, तो आपके पास p आ जाएगा, r आपको दे दिया। डायरेक्ट एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, यू विल गेट द आंसर। ओके, एनसीईआरटी ने पूरा इसको सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं हम लोग, इसलिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है एट अ पॉइंट q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। इक्वेटोरियल लाइन नहीं हो गई,
ध्यान से इंग्लिश पढ़ो, एक ऐसी लाइन जो O से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है डाइपोल की एक्सिस के, और उस लाइन पर सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, तो अगेन इक्वेटोरियल पे R दे दिया, Q पता है, 2A पता है, mm और सेंटीमीटर का ध्यान रखना, मीटर में बदलना मत भूलना। डायरेक्ट इक्वेटोरियल का फॉर्मूला अप्लाई करो, अगेन यू विल गेट द आंसर। एंड जब आप फाइनल आंसर निकालो तो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मेंशन कर देना। हमें पता है एक्सियल पे E P के पैरेलल होता है, इक्वेटोरियल पे E P के एंटी पैरेलल होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? पक्का? सो 3 एनसीईआरटी के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए हो। मैंने कैलकुलेशंस नहीं करी है, मैंने सिर्फ अप्रोच बताई है, और यही मेरी ड्यूटी है कि बच्चे को अप्रोच सिखाऊं। अप्रोच क्या है? न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने की। ओके, तो आप लोग इसको घर पे टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको फायदा होगा। तो चलो इन 3 एग्जांपल्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है 1.7 ए पार्ट। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden breaks. Why not? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लेक्चर में मैं इस आंसर को कवर कर चुका हूं। तो थ्योरी क्वेश्चंस है, अगेन अगला भी एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, ये भी कवर हो चुका है। तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. ओके जी, तो ड्रॉ करते हैं। एक है -3 माइक्रोकूलम, एक है +3 माइक्रोकूलम, दोनों 20 सेंटीमीटर दूर पड़े। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन जॉइनिंग AB? ये A है, ये B है, इसमें इसको A दे रखा है, सॉरी, प्लस वाले को A लिखा हुआ है, माइनस वाले को B। कह रहा है इसके मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। सो आई होप कि आज के एग्जांपल के बाद आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। हिंट दे रहा हूं, -3 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, प्लस की वजह से अवे, दोनों की वजह से E की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ऐड कर दूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स B आ जाएगी, जो मेंशन करना मत भूलना। ओके, एंड ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलना मत भूलना। और जब आप ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर यूज करना है। ओके, क्योंकि आपको k3/r² में ये डिस्टेंस चाहिए होगा। तो आई होप ए पार्ट आप सभी लोग कर सकते हैं, मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं। बी पार्ट कह रहा है अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, सपोज फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सपोज कुछ भी आ गई, लेट्स से x न्यूटन पर कूलम, कुछ भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर। अब वो कह रहा है कि एक इतना कूलम चार्ज अगर आपने नेगेटिव टेस्ट चार्ज यहां पर रख दिया, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज? कह रहा बताओ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ का फॉर्मूला इज व्हाट? क्यू आपको दे रखा है, और जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी ऐसा यूनिट में वो पुट करोगे, यू विल गेट योर आंसर इन न्यूटन। नाउ नेगेटिव चार्ज यहां रखा, ई की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किधर लगेगा? E के अपोजिट, यानी फोर्स की डायरेक्शन मेंशन मत करना भूलना, टुवर्ड्स A। क्या ये बात क्लियर है? सो 2 क्वेश्चंस हमारे पास एक्सरसाइज के हुए। लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन। आजा भाई आजा। नेक्स्ट है 1.9, अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस। अगेन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाई दे रहा है मेरे को। इस बार पोजीशंस बड़ी प्रिसाइजली बता दी। एक A जो पॉइंट है वो है 0 0 -15 और B है 0 0 +15। तो इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सभी को आती है कि ये Z एक्सिस के 2 पॉइंट्स है। अगर मैं इसको ओरिजिन लेता हूं तो 0 0 -15 कहीं यहां होगा, ध्यान रहे सेंटीमीटर क्लियरली मेंशन है। 0 0 +15 यहां होगा। इसको A नाम दिया हुआ है, इसको B नाम दिया हुआ है। A वाले पे पड़ा हुआ है प्लस में इतना चार्ज, B वाले पे पड़ा हुआ है माइनस में इतना चार्ज।
कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टोटल चार्ज, डाइपोल, टोटल चार्ज दोनों को ऐड करूंगा, ए पार्ट टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0 कूलम लिख दो। एंड बी पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करूं, फॉर्मूला P Q इंटू 2A। Q की वैल्यू कितनी है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा के रख दो। एंड डिस्टेंस, अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 15 ये रहा, 15 ये रहा, टोटल कितना हुआ 30, और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना मत भूलना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 पॉइंट ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, ऐसा यूनिट की प्रैक्टिस करो, मतलब कभी भी मिस मत करो, जबरदस्ती का आधा नंबर कट जाएगा। नाउ मेन बात क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बड़ी क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। माइनस चार्ज ये रहा, प्लस चार्ज ये रहा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, ये दिख रही है नेगेटिव जेड एक्सिस। तो मैं लिख दूंगा अलोंग या टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं दिस मच, यहां पे माइनस लगाऊं, यहां पर के कैप कूलम मीटर। ओके, वेक्टर्स की रिवीजन अच्छे से करो। जिन्होंने वेक्टर का रिवीजन वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देखें, क्योंकि वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये वाला, वीडियो पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1.10, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है वो 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री नॉर्थ पड़ा हुआ है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। तो आपको P दे दिया बेटे, कूलम मीटर, थीटा दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी 5 इंटू 10⁴। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालो। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो P आपको दे रखा है, E दे रखा है, थीटा दे रखा है, बस ध्यान रहे सब कुछ ऐसा यूनिट्स में हो तो जो फाइनल आंसर है वो भी आपका ऐसा यूनिट में आप कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन 1.25, एक ऑयल ड्रॉप है जिसके पास 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि मैं उस पर चार्ज इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं क्वांटाइजेशन से, और एक्सेस का मतलब जरूरी है चार्ज नेगेटिव में होने वाला है। तो -12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस ऑयल ड्रॉप पे इतना चार्ज है और कह रहा है इसको हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। ये जो ड्रॉप है जिसपे इतना चार्ज है जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इसको हवा में रोक दिया गया। ये रोक तभी पाया होगा जब mg के ठीक बराबर मैंने क्या अप्लाई कर दिया हो, QE। नेगेटिव चार्ज है और इस पे QE इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, डाउनवर्ड्स। तो जरूर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये प्रोवाइड करी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इतना, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो कह रहा है रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालो। तो आपने करना क्या है, ये स्टेशनरी तभी हो सकता है जब mg और QE क्या हो, बराबर हो। नाउ क्या मैं मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ सी, Q आपको पता है, E आपको गिवन है, एनसीईआरटी वाला वैल्यूज आपको देगा ऐसी कि आप लगे रहो कैलकुलेशंस में। बेटे कैलकुलेशन की टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट समझो कि क्या आप समझ पा रहे हो कि अप्रोच क्या है। बोर्ड एग्जाम में आपके पास कैलकुलेशंस ऐसी नहीं आएगी कि आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़े। ओके, Q आपको पता है, E आपको पता है, डेंसिटी आपको गिवन है, लेकिन ध्यान रहे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको हम पहले किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलेंगे। G आपको दे रखा है, सिर्फ बचा क्या देखो R। अब अगर कैलकुलेशन करके ये R क्यूब की वैल्यू बहुत गंदी सी आ जाए जिसका क्यूब रूट इजीली नहीं निकल रहा हो, तो आप डायरेक्ट पावर 1/3 करके आंसर को छोड़ देना, आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले। कैलकुलेशंस पे इतना स्ट्रेस मत लो, मेन है कॉन्सेप्ट को सोचो। ओके, अभी हम लोग जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टफ कैलकुलेशंस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स को आपको जज किया जाएगा। ओके, सो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ आया और अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, डाउट्स निकालिए, नहीं होंगे क्लियर मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.27, which among the curves shown cannot possibly represent electric field lines? फर्स्ट पार्ट, मेरे पास ये कंडक्टर बना हुआ है, आजा, हाँ, कंडक्टर के लिए मैंने आपको फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के लिए एक खास बात बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन बहुत जगह देखो मुझे कुछ एंगल्स पे दिखाई दे रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मतलब कि ए पार्ट ट्रू नहीं है। बी पार्ट में ये थोड़ा सा आपको ब्लड दिखाई देगा, आपके पास अगर एनसीईआरटी हो या मटेरियल में आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, ये सारे प्लस लिखे हुए हैं, और देखो फील्ड लाइन प्लस से निकल तो रही है लेकिन प्लस में आती हुई भी दिख रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले में दोनों चार्ज मुझे प्लस लिखाई दिख रहे हैं, दोनों से फील्ड लाइन निकल रही है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो यस इट इज ट्रू, और ये इक्वल पॉजिटिव लाइक चार्जेस के लिए बनी हुई फील्ड लाइंस है। डी पार्ट को देखते हो, यहां तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये भी केस पॉसिबल नहीं है। ई पार्ट में पूरे डायग्राम को छोड़ो, यहां पर दो गोलू बने हुए दिख रहे हैं, ये गोलू बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बना रही है, बट दे कैन नॉट, सो इसका मतलब ई पार्ट भी हमारे लिए ट्रू नहीं है। 26th, in a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. ठीक है जी, the magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction. चलो जी मान लिया, at the rate of इतना, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है पर मीटर, तो ये गिवन क्या है, ये डेल ई बाय डेल जेड या डीई बाय डी जेड भी लिख सकते हो आप, डेल यानी पार्शियल, तो आपको गिवन है डेल ई बाय डेल जेड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर के हिसाब से कितना तेजी से इंक्रीज हो रही है अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। कह रहे व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू इतना इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो आपके पास एक लेट्स से ये जेड एक्सिस फील्ड है, वो कुछ इस तरफ इंक्रीज करती हुई हमें दिखाई दे रही है, ओके, एंड हमें कह रहा है आगे कि फोर्स और टॉर्क निकालो एक्सपीरियंस बाय सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू इतना इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, एंड आपके पास डाइपोल मोमेंट इधर है, जो डाइपोल इसमें पड़ा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ होगा, माइनस क्यू ये रहा, प्लस क्यू ये रहा, ये रहा जी डाइपोल मोमेंट। कह रहा बताओ नेट टॉर्क कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, टॉर्क तो सर जीरो होगा, डायरेक्ट लिख दो, क्यों, थ्योरी में पढ़ा तो था, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उसी डायरेक्शन में हो पी और ई, तो मेरे पास टॉर्क जीरो था, सोचो ना क्यों, प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, लेट्स से क्यू ई1, माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, लेट्स से क्यू ई2, तो अगर इसी सिस्टम पे दोनों फोर्स यू लग रहे हैं एक ही लाइन में, तो क्या कपल क्रिएट होगा, संता बनता याद करो, क्या टॉर्क क्रिएट होगा, नहीं होगा। ओके, नाउ नेट फोर्स कैसे निकालूं, एक लग रहा है QE2 इधर, QE1 इधर, और QE2 बड़ा है क्योंकि E उधर जाते जाते इंक्रीज हो रहा है, तो नेट फोर्स आना चाहिए QE2 माइनस QE1, Q को कॉमन लिया, क्या बचा, E2 माइनस E1। क्वेश्चन में मुझे डाइपोल मोमेंट गिवन है, एक काम करता हूं, अगर मैं दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का लेट्स से कुछ dz मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, 2a मान लो, मैंने dz माना, तो मैं यहां पर q इंटू dz और दिस अपॉन dz अगर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, ऐसा क्यों करा, ताकि ये क्या बन जाए p, देखो p की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 7, एंड व्हाट इज दिस, चेंज इन e अपॉन चेंज इन z, 10 टू द पावर 5, तो मेरे पास फाइनल आंसर आया 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, और ये किस तरफ होगा, QE1 ये था, QE2 ये था, कौन बड़ा था, QE2 इस तरफ, तो मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आई होप न्यूमेरिकल्स में कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा हो कि किस तरीके से अप्रोच करना है।
So now 3 questions 1.14, 1.33, 1.34, ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं जिनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे कॉपी कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज का। नाउ 1.14, एक फिगर आपको दिख रही है, 3 चार्ज पार्टिकल भागते हुए गए, तीनों कैसे कैसे चले गए वो दिखा रहा है। 2 कुछ ऐसे भाग गए, एक कुछ ऐसा भाग गया। ये प्लस और माइनस के बीच जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिख रही होगी। कह रहा है कि बताओ इन तीनों में से किसका कैसा साइन है। ये तो साफ दिख रहा है यार, जो प्लस की तरफ गए वो नेगेटिव रहे होंगे, जो नेगेटिव की तरफ गया वो प्लस रहा होगा। ओके, नाउ कह रहा है इनमें से किसका चार्ज टू मास रेशियो बड़ा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से अप्रोच देखना, मैं क्या अप्लाई करूंगा। बेटे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, चार्ज किस तरह भागते हुए आ रही है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज अलोंग एक्स ओनली। वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का नहीं होगा, सारा कंपोनेंट वेलोसिटी का किधर है, इनिशियल, ये इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स मस्ट बी 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, चाहे नेगेटिव वाई के अलोंग है, लेकिन मेन बात क्या, वाई के अलोंग है। तो इसका मतलब एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं तो फोर्स का कंपोनेंट भी नहीं होगा और एक्सेलरेशन का भी नहीं होगा। नहीं समझ आया, सोचो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में हो, चार्ज पे जो फोर्स है वो या तो उसकी तरफ लगेगा या उसके अपोजिट, मतलब उसी लाइन में लगता है। और फोर्स की डायरेक्शन से हमें किसकी डायरेक्शन मिलती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिलती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है तो एक्सेलरेशन भी y के अलोंग होगा, यानी x के अलोंग देयर इज नो एक्सेलरेशन। और y के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या लिख सकता हूं, QE/m। अब तो बहुत बार यूज कर चुके हैं, F is QE, F is ma, a की वैल्यू QE/m। नाउ x के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से ये जो सेपरेशन है, सपोज इसको L मान लेता, कुछ तीनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एंड y के अलोंग जो ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज इसको मान लेता हूं y क्या बता रहा है कि कौन कितना यू डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, नाउ x के अलोंग अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डायरेक्ट यार इक्वेशन लिखनी है तो sx इज ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगा दो, a 0 है, ut तो बचा। अलोंग y s इज इक्वल टू ut 0 हो गया, प्लस हाफ a t स्क्वायर। t की जगह क्या मैं L बाय u पुट कर सकता हूं। मुझे क्वेश्चन में Q बाय M की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने देखो Q और M को पहले ही अलग अलग रख दिया, Q बाय M को। सो Q बाय M देखे क्या आ रहा है, Q बाय M इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय EL स्क्वायर इंटू y। भाई सब अपनी अपनी कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के लिए कांस्टेंट है, L तीनों के लिए सेम है, मेन बचा क्या, Q बाय M इज प्रोपोर्शनल टू y। मतलब जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है y के अलोंग, वो Q बाय M ज्यादा लेके बैठा होगा, चार्ज टू मास रेशियो। सो थर्ड वाला ज्यादा डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि थर्ड वाले का Q बाय M रेशियो सबसे ज्यादा है। क्या ये बात क्लियर है, पक्का? चलो पॉज करेंगे वीडियो को, इसे कॉपी करेंगे। नाउ 33 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही फिगर है, बस अब एक चार्ज को इमेजिन करो। कह रहे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज माइनस q है, तो जरूर नेगेटिव वाले की बात हो रही है, ये वाले की। कह रहे एक ऐसे रीजन में भाग रहा है जहां पर 2 चार्ज प्लेट्स है, जो इनिशियली x एक्सिस के अलोंग चार्ज भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इंग्लिश पढ़ लोगे, बस आपको दे दिया कि जो स्पीड है इनिशियल वो vx है। तो नाउ दिस टाइम for question number 1.33 ux is vx, again uy 0 होगा। दोनों के बीच का प्लेट्स का सेपरेशन आपको, सॉरी द लेंथ ऑफ प्लेट L दे रखा है, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है बिटवीन द प्लेट्स। कह रहा है शो करो कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा y वो इतना होगा। तो बिल्कुल सेम अप्रोच से चलता हूं, ux ये होगा, uy 0 होगा।
एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई के अलोंग ये होगा। एक्स के अलोंग डिस्टेंस एल है तो वाई के अलोंग कुछ मान लेता हूं, लेट्स से वाई। इक्वेशन अप्लाई करी अलोंग एक्स, ठीक है, बस यहां पर u की जगह क्या आ जाएगा, ये vx। y के अलोंग अप्लाई करता हूं, y इज 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर। नाउ t की जगह वही वैल्यू पुट कर दूं, l बाई vx। तो इस बार ध्यान से देखो, मुझे लास्ट स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, देखना चेक करना, जो प्रूफ चाहिए वो आ गया है। y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2mvx स्क्वायर हो तो गया। क्या मजाक है यार, हम बच्चों को ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा मान लो जो पिछले क्वेश्चन का जो चार्ज था, इसको पहले पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। इसी क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी, अब वैल्यूज दे दी, कह रहा मान लो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से आ रहा होता एक्स एक्सिस के अलावा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दे दिया आपको, ई की वैल्यू दे दी, एंड जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच का वो दे दिया। तो इस बार आपको वाई गिवन दे दिया 0.5 सेंटीमीटर, एंड इस बार जरूर एक्स मांग रहा होगा। कह रहा बताओ वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, कह रहा बताओ ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली प्लेट पे जाके कहां टकराएगा, मतलब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगेन मैं वही अप्रोच अप्लाई करूंगा, मुझे इस बार ये x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू ux इंटू टी। संभाल के रख लेता हूं, ux तो मुझे पता है, अगर ये टाइम पता लग जाए तो बात बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखता हूं, y वाली y पता है इक्वल टू ut, u तो 0 है, हाफ a t स्क्वायर, a देखो q है, e है, m है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता ही होता है हमें, ई आपको गिवन है, ये आ गया पूरा, ये पता है, ये पूरा पता है, क्या यहां से टी आ जाएगा। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लूंगा, और जो भी टी यहां से आया उसे यहां फेंकूंगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे जवानों? पक्का? सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक आज हम लोगों ने खत्म कर लिया मेरे बच्चे। काफी सारे लेक्चर्स लगाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने भी मेरे लेक्चर्स फॉलो करे हैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ओके, सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लीज सारा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट नंबर 3 और 4 को विद कॉन्फिडेंस, विद एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स सब कवर कीजिए। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस बनेगा। स्टडी मटेरियल एंड असाइनमेंट बुकलेट जिनके पास अभी भी नहीं मिले हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, प्लीज उन्हें डाउनलोड कीजिए और उनको फॉलो कीजिए। ओके, नाउ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब खत्म कर चुके हैं, तो अब हम लोग तैयार हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे मूव करने के लिए, जो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बहुत नाम सुना होगा, स्कूल में भी सुना होगा, सर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, क्या है अभी समझ नहीं आया ढंग से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आ जाएगा। तो उसको करने से पहले एक और मैं लेक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, जिसमें मैं 2 बेसिक बातें बताऊंगा जो फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम को समझने के लिए जरूरी है। ओके, जिनके बारे में अभी डिटेल से हम लोग कहीं पढ़ नहीं पाए हैं। एंड वो 2 बातें होंगी बेटे, एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। तो मैं एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, एंड देन विल मूव टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, कुछ सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं, और बहुत ही जल्द वो आपके सामने आने वाला है। तो प्लीज ट्यून रहिए मेरे साथ, टच में रहिए मेरे साथ। जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मुझे फॉलो करें प्रॉपर, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूंगा। ओके, सो आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से आज के लेक्चर को खत्म करते हुए एक प्यारा सा